पोकादामाकोर आनंदी जयगुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरलता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 25 डिसेम्बर 1945, পেজ 204। কথা বলতে বলতে সিসি ঠাকুর নাট মণ্ডপের কাছে এসে বসলেন। নানা প্রকার आंदोलन সম্বন্ধে কথা उठल। बातें करते करते सीसी ठाकुर जी नाट मंडप के निकट आके बैठ गए। विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के बारे में बात निकली। सीसी ठाकुर, লোভের থেকে, ঈর্ষা বা আক্রোশের থেকে কোনো आंदोलन शुरू হলে তার ফল ভালো হয় না। सीसी ठाकुर जी इस बारे में कहने लगे कि लोभ, ईर्षा या आक्रोश के वजह से कोई आंदोलन शुरू होने पर उसका फल अच्छा नहीं होता है। তাতে লোক কল্যাণের ধোঁয়া ধরে নিজেদের স্বার্থ বাগাবার বুদ্ধি হয়। इससे लोक कल्याण के आड़ में खुद के स्वार्थ को हासिल करने की बुद्धि होती है। नेताদের ওই বুদ্ধি থাকলে অনুগামীদের মধ্যেও তা ঢুকে যায়। नेताओं में ये बुद्धि रहने पर उनके अनुयायियों को भी ये बुद्धि उनके दिमाग में घुस जाती है। किंतु आदर्शेर आपूरणी सेवा बुद्धि থেকে, ভালোবাসা থেকে যে আন্দোলন শুরু হয় তার जान खूब जबर হয়। लेकिन आदर्श के आपूरणी सेवा बुद्धि से, प्रेम से जो आंदोलन शुरू होता है उसका जान बहुत जबरदस्त होता है। মানুষ তাতে कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के ओवरकम जय करते শেখে। मनुष्य इसमें कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियों को ओवरकम यानी कि जय करना सीखता है। তাই তা সত্তাপোষণী হয়ে ওঠে। इसीलिए वो सत्तापोषणी हो उठता है। देशेर दारिद्र समस्या संबंधे कथा उठलो। देश के दारिद्र समस्या के बारे में बात निकली। सीसी ठाकुर, लोग के आगे परिश्रमी করে তুলতে হয়। सीसी ठाकुर इस बारे में कहने लगे कि लोगों को पहले परिश्रमी बनाना चाहिए। পরিবারে পরিবারে নানা রকম কুটির শিল্প প্রবর্তন করে তাতে লাভ ধরিয়ে দিতে হয়। हर एक परिवार में विभिन्न किस्म के कुटीर शिल्प का प्रचलन करके उन्हें इसका लाभ पकड़ा देना चाहिए। যে কোনো কুটির শিল্পই শেখানো, চরকা, তাঁত, নানা রকম ফুল ফল ও তরিতরকারি বাগান, গোপালন, জাতা, ঢেকি ইত্যাদি নর্মাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, স্বাভাবিক কুটির শিল্প যা আমাদের ছিল সেগুলি ছেড়ে দেওয়া ভালো নয়। जो कोई भी कुटीर शिल्प क्यों ना सिखाओ, जैसे कि चरखा, तांत, विभिन्न किस्म के फल फूल और सब्जियों का बगीचा, गोपालन, जाता, ढेकी इत्यादि नॉर्मल कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि जो स्वाभाविक कुटीर शिल्प है, जो हमारा पहले से ही था, उसे छोड़ देना अच्छा नहीं है। এই মেশিন যন্ত্রের যুগে শুধু হাতে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না, কিন্তু হাত যাদের চালু থাকবে তারা মেশিন যন্ত্রের কাজও ভালোভাবে করতে পারবে। আবার ইনভেন্টিভ ব্রেন উদ্ভাবনী মস্তিষ্ক হলে ফাইনার মেশিন সূক্ষ্মতর যন্ত্র বের করতে পারবে। इस मशीन के यानी कि यंत्र के युग में सिर्फ हाथों से ज्यादा दूर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, लेकिन हाथ जिनका चालू रहेगा वे सभी मशीन यानी कि जो यंत्र है उसका काम भी अच्छी तरह से कर पाएगा। और इन्वेंटिव ब्रेन यानी कि उद्भावनी मस्तिष्क होने पर फाइनर मशीन यानी कि सूक्ष्मतर यंत्र भी उद्भावन कर पाएगा। গৃহস্থ ঘরে একটা বুদ্ধি ভালো করে ঢুকিয়ে দিতে হয়, পারতপক্ষে সময়, সুযোগ, জমি, যে কোনো জিনিস কিছুই যেন নষ্ট না করে, যাবতীয় যা কিছুর সদ্ব্যবহার করে জীবনকে যেন সম্পদশালী করে তুলতে চেষ্টা করে। हर एक गृहस्थ घरों में एक बुद्धि को अच्छी तरह से डाल देनी चाहिए कि हो सके तो समय, मौका, जमीन, जो कुछ भी चीजें हैं वो कुछ भी नष्ट ना करे। सारे जो कुछ भी सद्व्यवहार के उपयोगी है वो जीवन को সম্পদশালী कर उठे, ये চেষ্টা करनी चाहिए। এই নেশা যদি একবার চেপে যায় তাহলে কিসের থেকে কি করে ফেলবে তার ঠিক নেই। ये नशा अगर एक बार किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो किससे वो क्या कर डालेगा इसका कोई ठीक नहीं है। অতুলদা, আমাদের रूटे डिजीज गोराए गलत ढुके গেছে। अतुलदा कहने लगे कि हमारे रूट यानी कि जड़ों में डिजीज यानी कि जड़ों में गलत घुस चुका है। सीसी ठाकुर व्यग्र भावे, ना ना वो कथा कमेन ना। सीसी ठाकुर बहुत ही व्यग्र भाव से कहने लगे, नहीं नहीं, ये बातें आप मत कहिए, ওতে আমার মন খারাপ হয়ে যায়, उससे मेरा मन खराब हो जाता है। रूट गोरा ठीक আছে, एनवायरनमेंट परिवेश खराब হয়ে গেছে। रूट यानी कि जड़ ठीक है,
इन्वायरमेंट यानी कि परिवेश खराब हो चुका है। इन्वायरमेंटल नार्चार পারিবেশিক পোষণা পেলে আবার ফন করে ठेले उठबे। इन्वायरमेंटल नर्चर यानी कि पारिवेशिक पोषण पाने पर फिर से फन करके वो उठ आएगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा श्रोता बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री ठाकुर जी ने कहा कि लोभ, ईर्ष्या और क्रोध से उत्पन्न आंदोलन स्वार्थपूर्ण होते हैं और उनका परिणाम समाज के लिए अच्छा नहीं होता। प्रेम और आदर्श पर आधारित आंदोलन ही सच्चे और शक्तिशाली होते हैं, जो मनुष्य को अपनी प्रवृत्तियों पर विजय पाना सिखाता है। देश की गरीबी दूर करने के लिए श्री ठाकुर जी ने कहा कि लोगों को परिश्रमी बनना आवश्यक है। हर परिवार में कुटीर उद्योग जैसा चरखा, बुनाई, खेती, गोपालन इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। पारंपरिक उद्योगों को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि मशीनों का साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। संसाधनों जैसे कि समय, जमीन, वस्तु का सही उपयोग करके जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए। ये विचार विकसित करना चाहिए कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए। इससे व्यक्ति बड़ी उपलब्धियां को हासिल कर सकता है। अंत में श्री ठाकुर जी स्पष्ट किया कि समस्या जड़ से नहीं बल्कि वातावरण में है। सही पोषण मिलने पर व्यक्ति फिर से उन्नति कर सकता है। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु का पर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धा श्रीमती पुष्पा कुमारी माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। बहुत ही सुंदर विषय परम पिता का आलोचना प्रसंग का है और मेरे से छोटे से बुद्धि में मैं जो समझ पाई उसको रखने का कोशिश करती हूँ कि ठाकुर कह रहे लोभ, ईर्ष्या, आक्रोश से जो आंदोलन उत्पन्न होता है वो परिवेश में भी, ये मैं शॉर्ट करके बोलूंगी, ये जैसा मन में ये ईर्ष्या आक्रोश है तो ये सिर्फ उसी के अंदर नहीं रहता है। चाहे घर का परिवेश में कोई हेड है, अगर उसके अंदर है तो उसके साथ रहने वालों पर भी असर पड़ता है। अगर नेता है तो उसके साथ उसका पूरा समाज को भी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ठाकुर सत्यानुसरण में भी बोले हैं, अपना दोष जानकर भी यदि तुम उसे त्याग नहीं कर सकते तो किसी भी तरह उसका समर्थन कर दूसरे का सर्वनाश ना करो। ये सर्वनाश का ही सोच है, क्योंकि जिसके पास जो रहेगा वही परोसेगा। हमारे अंदर ईर्ष्या, आक्रोश या लोभ है तो हम दूसरे को भी वही परोसेंगे। मेरे अंदर जो भी है हम उसी को परोसेंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं ये लेकिन अच्छा बात नहीं है, इसे ठीक करना होगा, इसको ठीक रखना होगा। मैं इतना ही इस विषय में समझ पा रही हूँ। और फिर ठाकुर कहते हैं देश का गरीबी के विषय में बता रहे हैं ठाकुर कि गरीबी क्यों रहता है, क्योंकि हम सब चेष्टा नहीं करते हैं। ठाकुर कहते हैं परिश्रमी बनना होगा, चाहे कुछ भी करो, यानी कि चरखा, फल फूल, सब्जी, खेती, गौ पालन, जाता, ढेकी, हम लोग हिंदी में बहुत सारी चीजें, कुछ भी करो, करना है। सच में हम ठाकुरबाड़ी भी गए थे एक बार, बेटा का रेलवे में जॉब लगने के लिए सब कुछ हो चुका था। आचार्य देव के पास निवेदन करने के लिए बहुत कोई जिद किया लेके जाओ। आचार्य देव बोलते हैं मेरा एक ही कहना था कि दादा क्या हम इंतजार करें जॉब के लिए या कुछ और बिजनेस करे दादा, हमें समझ में नहीं आ रही है। दादा एक ही बात बोले, बिजनेस ही करना ठाकुर को पसंद है। नौकरी, कौन जानता है नौकरी नौकर बनना होता है। सब्जी ही बेचो ना, सब्जी ही बेचो लेकिन मालिक बन के, 4 स्टाफ खटाओ, जूता पुलिस करो पर मालिक बन के, यानी चेष्टा करो, बैठे मत रहो ये नौकरी का इंतजार में। परिश्रमी जो बोले ठाकुर, अगर छोटे से परिश्रमी पढ़ाई, मेरा बेटा पढ़ाई के साथ साथ
बिजनेस में भी ध्यान दिया और पढ़ाई के साथ साथ आज उसका उम्र 27 से 28 साल है, लेकिन वो घर का पूरा दायित्व लेके चलता है, पूरा ए टू जेड खर्चा उसके सर पे है। तो परिश्रमी बनने का रास्ता जो हमें मिला है और ये सोच आया है, ये परमपिता से का संग करने से मिला है। क्योंकि अगर बहुत को हम अपने फैमिली में ही देखे हैं जो कि पढ़ाई तो किया है अच्छा, लेकिन हम मन में बैठा के रखे हैं हमको वही जॉब चाहिए और इस कारण वो बैठे हैं। उसका बीवी, उसका बच्चा इतना गरीबी, इतना दुःख में जी रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा फैमिली के पीछे कितना दुःख है, कुछ और भी कर सकते हैं। आचार्य जी बोलते हैं ना कि हम पढ़ाई किए हैं बहुत अच्छा लेवल का नौकरी का, पर वहाँ हम नहीं सेट हो पा रहे हैं, तो क्या करना है? हमको छोटा भी नौकरी मिल रहा है तो करना है, लेकिन बड़ा का भी उसके साथ-साथ प्रैक्टिस करना है, उसके उसमें लगन लगाना है, यानी करते रहना है, बैठ के इंतजार नहीं करना। आचार्य जी मेरे बेटा को यही बोला, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा शादी करने के लिए सोचता है, अगर तुम नहीं कमाओगे तो डिवोर्स दे देगा। आचार्य देव ऐसे बोल के हंसने लगे। बेटा बोले दादा हम कोशिश करते हैं और घर का ए टू जेड सब खर्चा। आचार्य देव के मुख में इतना हंसी, इतना खुशी, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या मिल गया। तो ठाकुर जी कहते हैं परिश्रमी बनने, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ भी करो। पढ़ाई तो है ही, और पढ़ाई हो गया, मान ले नौकरी नहीं लगा तो बिजनेस में या कुछ भी सब्जी खेती गौ पालन जो करना है, परिश्रमी नहीं बनेंगे तब तक हम लोग कुछ आगे नहीं जान पाएंगे। क्योंकि परिश्रमी ही अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकता है। वही करने से हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। एक जगह ठहरे रहेंगे तो शायद हमें लगता है कि फिर वहीं दिमाग, बुद्धि, विवेक टिक जाता है। छोटा से बैठ के खाने का भी अभ्यास लग जाने से फिर कुछ करने का इच्छा नहीं होता है। तो हमें करने का भी अभ्यास करने के लिए शायद परमपिता हमें बता रहे हैं। और हर क्या कहते हैं ना, गृहस्थ के घर में बुद्धि तभी आता है जब हम परमात्मा के शरण में रहते हैं, आचार्य देव का शरण में जाते हैं। वहाँ जाने मात्र से किसी न किसी के द्वारा मेरे साथ भी बहुत सारा टेंशन आया था एक समय में। बुढ़बुदी रानी माँ के पास तो सिर्फ आंसू ही आ रहा था, मेरे मुख से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहे थे। बुढ़बुदी रानी माँ क्या बोले थे, তোমার হাতে যে হাতে গুণ আছে না সেটাকে ত্যাগ করবে না। आपके हाथ में जो गुण है ना उसको त्याग मत करना, चाहे जितना भी बेटा परिवार तुमको सुखी रखे, उस हाथ का गुण को प्रैक्टिस में रखना। क्यों बोले थे? आज हमें अनुभव हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा आने वाला जीवन में ये प्रैक्टिस काम आ सकता है। तो शायद ठाकुर यही बोलना चाह रहे। 5 मिनट दादा बोले हमें, हमारा 5 मिनट हो गया। मैं सबको जय गुरु कहते हुए यही विराम करती हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से आपने विषय वस्तु को आलोचना की है। बहुत अच्छा लगा सुनने में। इधर ठाकुर जी का एक वाणी है, मतलब नारी नीति में शिल्प व्रत का ऊपर वो शशिकांत दादा पोस्ट किए है, वो मैं पढ़ देता हूँ। मुझे प्रतीत होता है व्रतों में इस व्रतों का अनुष्ठान करना प्रत्येक नारी का आवश्यक कर्तव्य है, वह है शिल्प व्रत। ऐसे कुछ का अभ्यास करना चाहिए जिसे काम में लगाकर कम से कम तुम अपना असमर्थ होने पर अपने स्वामी, संतान, संतति इत्यादि के लिए अन्न, वस्त्र एवं आवश्यक जरूरतों को संस्थान कर सको। तुम्हारी अवस्था यदि अभाव में नहीं भी है तो भी अपने कुछ उपार्जन से संसार को उपहार स्वरूप देना ही उचित है। इससे आत्मप्रसाद लाभ करोगी। दूसरे के सर का बोझ बनकर बने रहने का भय नहीं रहेगा। अवज्ञा की पात्री नहीं बनोगी। आदर और सम्मान अटूट रहेगा। शिल्प का अर्थ किंतु श्रम शिल्प भी है, और इसके बिना लक्ष्मी का व्रत संभव है या नहीं ये नहीं जानता। तो ये ठाकुर जी एक वाणी दिया है नारी नीति में, जो कि इस प्रसंग का साथ बहुत रेलिवेंट है, इसलिए शशिधर पोस्ट किया है, तो मैं पढ़ के बताया। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती मधु कुमारी माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने। जय गुरु माँ। जय गुरु। वंदे लोकतिलकम शतत वार्ता विभूषणम अमरकृतम शारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय परमत्यागदीपनम वंदे जीवन जीवनम शत पुरुषम। ठाकुर जी कहते हैं कि लोभ, ईर्ष्या, आक्रोश से उत्पन्न आंदोलन स्वार्थ प्रेरित होते हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अगर किसी आंदोलन की जड़ में गुस्सा, जलन और लालच है तो वह बाहर से भले ही दूसरे की भलाई का दिखावा लगे, लेकिन मन में स्वार्थ छिपा है। उदाहरण में मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई नेता गरीब की हक की लड़ाई लड़ता है
लेकिन उसके मन में है कि वोट पाने की इच्छा रहती है। तो ऐसी लड़ाई में शुरू में सबको अच्छा लगता है, नेता पे विश्वास रहता है, लेकिन फिर जब सच सामने आता है तो विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। ठाकुर जी की वाणी है, इष्ट नहीं जिस नेता को, यम दलाल ही समझो उसको। ठाकुर जी कहते हैं, नेता जैसा होगा अनुयायी भी वैसा ही बन जाएगा। नेता का चरित्र ही आंदोलन का चरित्र बन जाता है। उदाहरण, अगर नेता ईमानदार हो तो कार्यकर्ता भी सेवा भाव से काम करता है। अगर नेता चालाक स्वार्थी है तो कार्यकर्ता भी चालाकी सीख जाता है। सच्चे आंदोलन की पहचान, ठाकुर जी कहते हैं कि आंदोलन आदर्श, सेवा और प्रेम से शुरू होते हैं। वे शक्तिशाली जीवन पोषण होते हैं। ऐसे आंदोलन व्यक्ति के अंदर से बदल देते हैं। जैसे महात्मा गांधी आंदोलन का आधार जो सत्य, अहिंसा, सेवा, सभी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गुस्से पर नियंत्रण करना सीख गए। विनोबा भावे, भूदान आंदोलन, प्रेम से लोगों ने अपनी जमीन दान दी। यहाँ आंदोलन सिर्फ बदलाव नहीं लाता बल्कि व्यक्ति का चरित्र सुधारता है। ठाकुर जी कहते हैं, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है बल्कि आलस्य और कौशल्य की कमी है। अगर किसी को रुपये दिए जाएं लेकिन वह मेहनती नहीं है तो वह गरीब ही रहेगा। अगर उसे काम करने की आदत, कौशल्य मिल जाए तो उसको गरीबी से छुटकारा हो जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं कि हर परिवार में कुटिल उद्योग शुरू करना चाहिए। कोई गाय पाल सकता है और दूध का उत्पादन कर सकता है, कोई सब्जी, कोई बुनाई, कोई घर बैठे ही ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है। ऐसा करने से बेरोजगारी खत्म होगी, आत्मनिर्भरता और विश्वास भी मतलब उत्पन्न होगी। और नारी नीति में जो अभी ठाकुर जी जो वाणी बताए हैं शिल्प पर, तो जो दादा पढ़ ही लिए हैं तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। ठाकुर जी कहते हैं कि हाथ से प्रगति नहीं होती, लेकिन हाथ का कौशल्य जरूरी है। सिर्फ मशीन पर निर्भर रहना गलत है, लेकिन सिर्फ हाथ से काम करना भी सीमित है। उदाहरण, एक बढ़ई कारपेंटर है, अगर हाथ से काम करना सीखता है तो उसका गुण है, फिर मशीन का उपयोग करता है तो अपना उत्पादन बढ़ाएगा। ठाकुर जी कहते हैं, समय, अवसर, भूमि कुछ भी व्यर्थ ना जाने दें। जीवन में हर चीज का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण, खाली समय में हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल और टीवी देखते रहते हैं। तो वो मोबाइल और टीवी न देखकर उसके बजाय नया कौशल काम सीखना चाहिए। खाली समय में कुछ भी काम करना चाहिए। यही व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है। अतुल दा कहते हैं कि हमारे मन जड़ भीतर में दोष है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी बोलते हैं कि ठाकुर जी अतुल दास जब बोलते हैं कि मेरे मन और जड़ में के भीतर दोष है, तो ठाकुर जी बोलते हैं अतुल दा को कि रोकते हुए बोलते हैं कि ऐसा मत कहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सही वातावरण मिले तो मन में जड़ में के भीतर दोष ठीक हो जाएगा। उदाहरण, एक बच्चा खराब संगत में बिगड़ जाता है, वही बच्चा अच्छे स्कूल, अच्छे गुरु, अच्छे वातावरण में रहकर सफल बन जाता है। समस्या जड़ में, मन में नहीं बल्कि पर्यावरण और पोषण में है। सभी दादा माँ को जय गुरु। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ, आपने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना की है और हर बात में एक एग्जाम्पल देके विषय वस्तु को समझाया है और सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए अपनी आलोचना रखा है। बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ दो नया माँ ज्वाइन किए है, बेबी जादव माँ और मंजू शॉ माँ। तो ये दो माँ को मैं इस फोरम में स्वागत करता हूँ। जय गुरु माँ, बेबी माँ एंड मंजू माँ, जय गुरु। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री पंकज मिश्र दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखें। जय गुरु दादा। जय गुरु।
वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। वैसे तो हमारे पहले माँ लोगों ने अच्छे से बताया है। और आज का आलोचना प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया आलोचना प्रसंग के बारे में, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। यह प्रसंग केवल आंदोलन और समाज और गरीबी की समस्या पर ही नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन, परिवार, राष्ट्र निर्माण की दिशा भी दिखाता है। तो इसमें ठाकुर जी नागकुंड में बैठे हैं, बहुत लोग इनके आजू बाजू में बैठे हैं, चर्चा चल रही है आंदोलन के बारे में। उसमें ठाकुर जी एक बहुत गहरी बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि आंदोलन जो लोभ, ईर्ष्या और आक्रोश से उत्पन्न होते हैं, वे वास्तव में स्वार्थ साधने की बुद्धि से प्रेरित होते हैं। यदि नेताओं के अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है तो वही प्रवृत्ति अनुयायी अनेक कार्यकर्ता जितने होते हैं उसमें भी आ जाती है और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे आंदोलन में लोग कल्याण का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। तो इसका सीधा अर्थ है कि किसी आंदोलन का कार्य की शुरुआत नकारात्मक भावना से होती है तो उसका अंत भी अच्छा नहीं होता है। जैसा कि मैं आज का जो वैश्विक युद्ध चल रहा है, हाँ, तो उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आजकल सारा संसार अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी में जी रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा, युद्ध विराम कब होगा, तेल की कीमत न बढ़े, ऐसा सबके अंदर डर है। कल को लॉकडाउन लगने की अफवाह उड़ रही है, कहीं विश्व युद्ध न हो जाए, ठीक है। और सबके पास जो है न्यूक्लियर बम है, सब लोग उससे तो है, सबके पास है आधे से ज्यादा, लेकिन न्यूक्लियर बम न बनाए करके इसीलिए आंदोलन शुरू हुआ, ऐसा समझ में आया, समाचार से सुनने में आया। और युद्ध हुआ केवल लालच, अहंकार, स्वार्थ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मतलब आई कैन कंट्रोल द वर्ल्ड, ऐसा एक भावना से ये हो रहा है। तो राजनेता या राष्ट्रपति के दिमाग में अगर ऐसी भावना है, जो कि अच्छी बात नहीं है। समाज या राष्ट्र या विश्व का को सही दिशा देने के लिए आंदोलन के पीछे क्या होना चाहिए, जैसा हमारे ठाकुर जी ने जो बोले हैं, जो मूवमेंट है, हमको क्या बनाना है, प्रेम होना चाहिए, सेवा होना चाहिए और आदर्श एक होना चाहिए कि जिसके प्रति वो एकनिष्ठ होके लोग सेवा करें। जैसे हमारे ऋतिक देवता है, जो भी जिनको मतलब पदवी मिला है, जितने गुरु भाई है, जितना जिनसे क्षमता हो सकती है, घर घर में जाके जो दुर्बलता है, दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है, वो युद्ध करने के लिए ठाकुर जी प्रेरित कर रहे हैं। युद्ध ऐसा युद्ध करो कि जिसमें किसी का बुरा न हो, सब लोग खुश रहे। यहाँ तो युद्ध जो हो रहा है, लोग तो खत्म हो रहे हैं, इतनी जान जा रही है, तो ये युद्ध से क्या फायदा है। कहीं एक न्यूक्लियर बम हिरोशिमा नागासाकी जैसा हो गया तो पूरा जीन्स खराब होगा, कितने कितने वर्षों तक जो है कि जेनेटिक इफेक्ट रहेगा और जो है कि विकलांग लोग पैदा हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसी दुर्बुद्धि ना आए राजनेताओं के अंदर। तो ये लालच के बस हो गया कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे अंदर सब कुछ आ जाए, मैं पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करूंगा, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी ऐसा बोलना चाहते हैं यहाँ पे। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा है कि आंदोलन आदर्श की अपूर्ण सेवा भावना और प्रेम से शुरू होते हैं। उनकी शक्ति बहुत प्रबल होती है। ऐसे आंदोलनों में मनुष्य अपने प्रवृत्तियों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जिसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम, पर विजय पाना सीखता है और वह जीवन पोषक की पोषक यानी सत्ता सत्ता के पोषक बन जाता है। तो ये कैसे होगा पॉसिबल कि जीवन सत्ता का पोषक बन जाएगा, जब हम किसी के सपोर्ट करेंगे, घर घर जाएंगे, तो कुछ जितना हमसे बन सकता है करेंगे, उनका वास्तविक सेवा करेंगे, तो इस सबकी अपनी अपनी सत्ता होती है। आज किसी के घर पे मैं मानता हूँ कि कोई तकलीफ में है तो उसको जॉब नहीं है, ठाकुर जी जैसा कि बोलते हैं कि हमको नौकरी नौकरी के बराबर है, तो अपना खुद का बिजनेस करिए। उसमें कितना हमको एफर्ट डालना रहता है, अपना खुद का काम रहता है तो हम कैसे करते हैं। नौकरी में क्या 10 से 6 या 9 घंटा करना है, वही बात रहती है। तो ऐसा सोच के लोग काम करते हैं तो उसमें हमारा विकास नहीं होता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा हमारी बढ़नी चाहिए वैसी बढ़ती नहीं है। तो ये बात है। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेम, सेवा और आदर्श को आधार बनाकर कोई काम करे तो समाज और देश के लिए कल्याणकारी बनता है। फिर चर्चा देश की गरीबी समस्या पर चलती है। ठाकुर जी यहाँ बहुत ही व्यवहारिक अपना को समाधान दिए हैं, आदेश दिए हैं ऐसा करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो कोई परिश्रमी बनना चाहिए, सबको परिश्रमी बनना चाहिए। हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्क में फर्क है। तो हार्ड वर्क तो बहुत से तिहाड़ी मजदूर लोग काम कर रहे हैं दिन भर, लेकिन वो वही कर रहे हैं, उनका रूटीन में जो काम मिला है वही काम करते रहते हैं, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। पढ़े लिखे हैं
पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी बुद्धि संकुचित हो जाती है तो अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो उनको ठाकुर जी के मिशन में लगने से उनका जो है बौद्धिक विकास होगा। नॉलेज तो अलग है, लेकिन जो बौद्धिक विकास होगा, हमें जब बोध होगा, ज्ञान होगा, तब हम समझ पाएंगे कि हमको करना क्या है। तो ठाकुर जी कुछ हमको जो है कि आदेश दिए है क्या क्या करना चाहिए। जो घर पे अगर जैसे लॉकडाउन आ गया था तो उसमें लोग क्या कर रहे थे, तरकारी सब्जी ये सब लेके जो भी कुछ 5-10 रुपए 50 रुपए 200 रुपए कमा के लाते थे तो पोषण होता था, जीवन का जो है निर्वाह होता था। ऐसा जो है कि ठाकुर जी बोले अगर किसी के हाथ में गुण है तो अगर उसको बिजनेस रहेगा तो यही है कि अपने घर में कर सकते हैं कुटीर उद्योग, जिसको ठाकुर जी बोला चरखा करघा फल फूल सब्जी और खेती वगैरह, गाय का पालन, जाता मतलब गांव में जो हमारी दादी और नानी जो है जात होता था, उसमें गेहूं डाल के पीसते थे तो आटा 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 निकलता था। बहुत पहले से चक्की वगैरह नहीं थी गांव में, तो सब लोग जिसके घर पे शादियां वगैरह पड़ती थी थोड़ा थोड़ा गेहूं ले जाके सबके घर में बांट के आते थे कि भाई मदद करिए। तो सब लोग एक दूसरे को मदद करते थे तो उनके घर पे बहुत अच्छा आटा हो जाता था। तो ऐसे बाद में भरगंटी आया, बाद में चक्की हुआ और सब हुआ। तो ऐसा जो है आविष्कार हुआ। लेकिन ठाकुर जी बोले कि ये जो मशीनें आ जाएंगी, अगर हमको हमारा हाथ अच्छा नहीं, हमको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बुलाएंगे किसी को, कैसे चलता है सबको हमको पता होना चाहिए। मशीनें केवल होती है हमारा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, लेकिन नॉलेज तो हमको ही देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं चैट जीपीटी की बात करता हूँ, अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होता है वो सब कुछ करके दे देता है, आप खाली उनको आदेश दीजिए। लेकिन वो जो दिया आपको बोध हुआ कि नहीं हुआ, आप समझे कि नहीं समझे, प्रोजेक्ट बनाएंगे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो क्या हम आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये सब बातें अगर स्टूडेंट समझेंगे करेंगे तो ही तो आगे जाएंगे। चैट जीपीटी अच्छा भी है, इट कैन वर्क लाइक सेक्रेटरी, but at the same time it may not develop, one cannot develop their own intellect, उनका बौद्धिक क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, हमने देखा हो सकता है कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, हमने पूरा लिखा फिर चैट जीपीटी में डाल के उसको चेक कर लिया, फिर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक सही होता, लेकिन थॉट प्रोसेस तो आपका ही होना चाहिए। जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा, ये तो सही बात है। तो हम रॉन्ग इनपुट देंगे तो रॉन्ग आउटपुट देगा, हम अगर क्वेश्चन ही नहीं से पूछेंगे तो आंसर ही नहीं सही आएगा। तो ऐसा करने का मतलब इसमें यही हुआ कि हमको पहला अपना बुद्धि लगाना है, दिमाग लगाना है काम करने के लिए। तो ठाकुर जी यही बात दे रहे हैं, अगर आपके मशीन और संसाधन हो भी जाएंगे, आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा काम करने का, परिश्रमी नहीं रहेंगे तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करने का उन्होंने ठाकुर जी ने बताया है। तो जाता वही होता है जो कि आटा बनता है, ढेकी चावल कूटने का होता था, पुराने जमाने में लकड़ी का बनता था, चावल होता जैसे ओखली और मुसल से भी कूटा जाता था, मैं खुद देखा हूँ। फिर ऐसे पारंपरिक कुटीर उद्योगों को अपनाने की बात कर रहे हैं ठाकुर जी। फिर उनका कहना था कि केवल मशीनों पर निर्भर न रहे और बल्कि हाथ से काम में दक्षता जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है ठाकुर जी ने कि जिसके हाथ में काम में दक्ष होंगे, तो मैं बोल चुका हूँ, और उसको चला पाएंगे। फिर आविष्कारशीलता, इन्वेंटिव ब्रेन होना चाहिए कि कुछ भी आविष्कार करने की उनका बुद्धि होना चाहिए कि मैं ये नया कर लूंगा तो कैसे होगा, ऐसा करूँ तो कैसा हो। क्योंकि एफिशिएंसी फास्ट होगा, आजकल तो फास्ट है। हम लोग कैसे जी रहे हैं, जेन जी का जो विषय है ये बोलते हैं, तो हम लोग कैसे अपने आपको अपग्रेड कर सकते हैं। हम 1947 थॉट प्रोसेस से नहीं चल सकते हैं, और हमको ये थॉट प्रोसेस में आना पड़ेगा, तभी हम कंपटीशन में आगे जा पाएंगे। अदरवाइज लैगिंग बिहाइंड होंगे, हमको नहीं मिलेगा, डिप्रेशन होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो नॉलेज इज द बेस्ट फ्रेंड। हमको नॉलेज रहेगा तो हर जगह हमको पता हो जाएगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। यहीं पे बहुत ही दूरदर्शी विचार है ठाकुर जी ने जो बताया है। इसका मतलब है परिश्रम, कौशल और नया चीज इन्वेंशन करने की क्षमता, तीनों के एक साथ लेकर चलना चाहिए। फिर ठाकुर जी इसके बाद गृहस्थ जीवन पे जो जोर दिया है, उन्होंने कहा कि गृहस्थ में यदि बुद्धि विकसित करनी चाहिए तो हर चीज सदुपयोग करने, जैसे जीवन को समृद्ध बनाया जा सके। वहां पे क्या क्या है, समय है, अवसर, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, हमको अपॉर्चुनिटी, भूमि जो हमारी जमीन है, संसाधन जो हमको बहुत सारे चीज मिले हैं इससे काम करने के लिए, संसाधन जो हमारे आजू बाजू में है उसका भी व्यर्थ नहीं देना जाना चाहिए। हाँ, तो इसके बाद है ये आदत एक बार विकसित हो जाए तो मनुष्य बहुत बड़ी प्रगति कर सकता है। तो हमारी हैबिट को सुधारने की जरूरत है। अगर हमको आलसी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उठ के जा पा रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि गरीबी शब्द ही बहुत बड़ा गरीब है देखा जाए तो। हमारे अंदर जो उत्साह आलस्य नहीं रहेगा तो कोई भी गरीब नहीं हो सकता। अगर भारत का एक एक नागरिक अगर विकसित कर ले अपने आप को तो पूरा देश ही विकसित हो सकता है। अंत में अतुलदास जो कहते हैं कि हमारी जड़ में बीमारी आ गई है, और ठाकुर जी ने उनको तुरंत रोके और कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है। तो यदि सही वातावरण और पोषण मिले तो वही जड़ फिर से जो है कि विकसित होकर उठ सकती है।
तो जड़ तो रूट है, वो तो परम पुरुषोत्तम से ही आई है। हमारे रूट कॉज में बाद में उसके ऊपर जो लिपापोती हुआ है, डीएनए में हुआ है, वो सबको चेंज किया जा सकता है जब भी हम ठाकुर जी के माध्यम से, जैसे उन्होंने बताया है, उनके मार्ग पर चलेंगे, दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करेंगे, तो ही वो निकल सकता है। फिर हम अपनी सत्ता को उजागर कर सकते हैं। तो इस यही मेरा इसका अर्थ है कि समाज, देश और व्यक्ति, किसी की जड़ खराब नहीं होती है। केवल सही वातावरण, सही दिशा, मार्ग दर्शन, संस्कार की जरूरत होती है। यदि मिल जाए तो हर व्यक्ति, हर समाज फिर आगे से बढ़ सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इस आलोचना प्रसंग में हमें 3 प्रमुख शिक्षाएं मिलती है। पहला क्या है? आंदोलन या कार्य हमेशा प्रेम और सेवा भाव और आदर्श की प्रतिष्ठा से होना चाहिए। परिश्रम और कुटीर उद्योग से गरीबी दूर की जा सकती है, और सही वातावरण मिले तो समाज और व्यक्ति दोनों आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक मजबूत समाज और समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत सुंदर आलोचना रखे है और सांप्रतिक जो समस्या चल रहे है उसका बारे में उदाहरण देके भी इस विषय वस्तु को आलोचना किए है। और बहुत सुंदर बात बोले है कि जैसे हम चैट जीपीटी लेके बहुत फटाफट सब काम कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो उद्भावनी शक्ति व चिंता करने का शक्ति वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हम चिंता नहीं करते हैं, हम फटाफट चैट जीपीटी का आश्रय लेके काम कर लेते हैं। लेकिन अ, वो तो करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ही ठाकुर जी बोले हैं कि जो मैनुअल प्रोसेस जो था वो सब भी करना चाहिए। मशीन का हेल्प तो लेना चाहिए, लेकिन मैनुअल प्रोसेस भी करना चाहिए, तभी हम मशीन का मशीन का यूज करने में हम ज्यादा समर्थ होंगे। तो बहुत सुंदर उदाहरण देके और लास्ट में आपने कंक्लूजन दिया, जो 3 पैराग्राफ्स था, 3 पैराग्राफ्स इसमें है, और उस तीनों को आपने समराइज करके बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किए है। आज सभी दादा माँ ने बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं। पहले श्रद्धा पुष्पा कुमारी माँ, बाद में मधु कुमारी माँ, और लास्ट में पंकज मिश्रा दा। बहुत सुंदर आलोचना की है। अभी मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा पूरा विषय वस्तु को समराइज करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय सबको जय गुरु। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल को धन्यवाद दूंगा जे एवरीडे ये तो एक दिन पहले सेम ऑडियो क्लिप्स को भेजते हैं और फिर सुबह उसको इतना सुंदर भाव से पढ़ते हैं, जो बंगाली टू हिंदी। हर दिन तो सोमनाथ दा उनको धन्यवाद देते हैं, और वो आज जो विषय वस्तु को इतना सुंदर रूप से पढ़े हैं, हर दिन तो पढ़ते हैं, और उसी से बहुत सारा चीज मनुष्य जीवन में इंजेक्ट हो जाता है। आप नामधान परायण होकर सुनेंगे तो उनका बातें, जो ठाकुर जी की बातें को रखते हैं, बहुत सुंदर लगता है। आज पुष्पमा आलोचना रखें बहुत सुंदर भाव से, मधुमा आलोचना की, अभी पंकज दा कर रहे थे। मैं उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी जो है उसको थोड़ा सा अक्षुण्ण रख के मैं बोलने के लिए प्रयास करूंगा। क्या होता है, मेरा जो प्रवृत्ति होता है ना, मुझे परमिट नहीं करता है बातें बोलने के लिए। ये आप मार्क करो, जब आप बोलने जाओगे ना, आपका अंदर एक इंट्यूशन आता है जो इसको मत बोलो, क्योंकि वो चीज़ आप कर ही नहीं रहे हो। तो उससे क्या होता है, आपको मिक्स करके बातें कर देते हो। तो श्री श्री ठाकुर जी का ये आइडियोलॉजी ऑलवेज पढ़ के मुझे समझ में नहीं आता था, ये उनका बातें को मैं कैसे ये नहीं करूं, क्योंकि मेरा जीवन में जब मैं उतारने के लिए रेडी नहीं हूँ। आलोचना तो किया, बोले होना चाहिए, अभी पंकज दा बोले ये सब तो होना चाहिए, बट उसका 0.0001% इवनिंग तक मैं ट्राई करूँ करने के लिए, नहीं, मैं मेरा ऊपर अप्लाइड नॉलेज नहीं करूँगा। नॉलेज है बट अप्लाई नहीं करूँगा। कल मैं पढ़ा तो कल को अप्लाई करने के लिए मैं सोमनाथ दा को, विजय दा को और हमारा दिनेश दा को बोल रहा था, ये पत्रिका आता है सप्तति, उनको हम इसी महीने से इच्छा है उनका पूर्ण करना है, खरीदेंगे, पढ़ेंगे, कॉम्बाइंड वे में भी पढ़ेंगे, सिंगल पढ़ेंगे, और रात को भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ये हो रहा है उसका भी स्टार्ट होगा। डेली नहीं है, हफ्ता में, महीना में 4 दिन हो, बट उसको पढ़ के कंप्लीट करेंगे, और उसका निर्देश है उनका इंटरेस्ट को लिखेंगे, वो इंटरेस्ट को टिक मारेंगे जो ये इंटरेस्ट हम फुलफिल किए। ठाकुर जी का एक इच्छा है, वो इच्छा जैसे अभी बसंत आप फॉलोअप कर रहे थे, मनु संहिता का लिंक दीजिए मैं खरीदूंगा। उनका जो इंटरेस्ट है
अभी श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वाला पॉइंट, जे लोभ ईर्ष्या व क्रोध से यदि कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। ये आंदोलन टाइप में श्री ठाकुर जी का एक था, एक फैक्ट्री मालिक जो ओनर है, मतलब जो मैनेजर है, लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट, वो ठाकुर जी के पास आया है। हम ऑलरेडी आलोचना कर चुके हैं सेकेंड वॉल्यूम में। ठाकुर जी को अनुमति ले रहा है मैं आंदोलन करने के लिए। ठाकुर जी दुखी हो जा रहे हैं, म्रियमान हो पड़ रहे हैं, बोल रहे जिसका अर्थ से तुम्हारा घर का, परिवार का, बीबी का साड़ी, बच्चे का ट्यूशन, तुम्हारा उदर भरता है, क्या आप चाहोगे उसका अमंगल हो? तो लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट जो है, ठाकुर जी ये कैसे बात आप कर रहे हैं? मुझे जो जिसका पैसा से मैं खाऊंगा पीऊंगा, तो मैं उसका एग्नेस्ट में आंदोलन कैसे कर सकता हूँ? ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं, जे तुम्हारा बेटा कल क्रोधित होकर बोलेगा मेरा पिताजी इनकैपेबल, और पिता के विरुद्ध में आंदोलन करेगा, क्या तुमको अच्छा लगेगा? तो वो व्यक्ति बोलते हैं, ठाकुर जी ये कैसे बातें आप कर रहे हैं? मैं आपको परमिशन मांग रहा हूँ ना, मेरा जवाब आप दोगे तो मैं आपका परमिशन दे सकता हूँ। ये आलोचना किए हैं घंटे घंटे, मेरा अभी रिकॉर्डिंग है उसका। तो श्री ठाकुर जो पूछा जा रहा है, जे तुम जो करोगे तो उस पे सारे जो लेबर यूनियन कहाँ जाएंगे? रास्ता पे जाएंगे। क्या उसी दिन प्रोडक्शन होगा फैक्ट्री का? ना, नहीं होगा। तो आमदनी जो प्रोडक्शन है उसमें बाधावट कौन साज रहा है? ठाकुर जी पूछ रहे, ना हम लोग साज रहे, जब उसका अमंगल हुआ ना मंगल हुआ। देखिए ठाकुर जी की आइडियोलॉजी हम जीवन में यही करते हैं, हम खुद करते हैं गलत, जब आलोचना करते हैं रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे तुम उनका बाधक साजे, ऐसा कुछ करो जे ओनर आके तुमको बोले तुम्हारा सैलरी लो 2 गुना। ये इस टाइप का आंदोलन कुछ कर सकते हो जिसमें तुम्हारा, जिसके विरुद्ध में तुम कर रहे हो हड़ताल, जो मेरा दरमा सैलरी बढ़े। तो ये आलोचना पढ़ने के बाद मेरे ऊपर एक प्रभाव आया, मेरा खुद के ऊपर। मैं ऑलवेज जाके कंप्लेन करता था मैनेजर के पास, जे मेरा इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, मुझे आप ये नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ मेरा पास्ट में इशू था, मेरा डीजी कुछ कारण के मेरा ग्रोथ नहीं हो पाया, मैं 5-7 साल बेड डिटेन था ना, मैं तुम्हारा पास्ट को तो चेंज नहीं कर पाऊंगा, तुम ऐसा कुछ करो जैसे तुमको मांगना नहीं पड़ेगा। सिमिलर हुआ, मैं मेरा जीवन में आदर्श को पकड़ के मैं ऐसा कुछ काम किया, मुझे अभी मांगना नहीं पड़ रहा है ऑफिस में। मेरा जो ग्रोथ रेट है नॉर्मल नहीं है। कंपनी में जब आएगा 5%, सबके लिए 5% आना चाहिए ना, तुम्हारे लिए क्यों ज्यादा देगा कंपनी? कहीं पे एचआर में रूल है, बट परमपिता का रूल अलग है। आपके लिए वो सोचेगा, मजबूर होगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं प्रेम करने से ही होता है, तभी इष्टों पे करोगे। तुम्हारा अंदर आक्रोश रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, राम का बढ़ा मेरा क्यों प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे नाम पे तो 2-3 लोग कंप्लेन करते हैं, मेरा फिर मैनेजर बुलाता है तो उनका कम बोलो, तो उनका ईर्ष्या को तुम अग्रावेट क्यों कर रहे हो? तो हम सीखे कौशल होता है, किसी का 20% तो बोलना चाहिए, मार्केट में 2% हुआ है, झूठ बोलना चाहिए। ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो तुम आंदोलन, जो आचार्य देव का आंदोलन था, उनका जन्मदिन पूज्यपाद अविंदाकर जैसे प्लांटेशन का आंदोलन, उसमें अर्घ्य दे रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ आंदोलन करो जिसमें समाज में मंगल होगा, और तुम जिसके लिए आंदोलन करो। आप देखोगे ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल 2 स्टेट का स्टैटिस्टिक्स लो, स्कूल का आंदोलन, टीचर का जो आंदोलन होता है वो पीक पीरियड में ही आंदोलन करते हैं, जिस टाइम में एग्जाम रहता है, जिस टाइम में पढ़ाई लिखाई जरूरी है, उस टाइम में राजा रास्ता में। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा व्यवस्था भी खराब हुआ है, उसमें बहुत सारा चीज इम्पोर्टेंट, उनको किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज कहीं पे यूट्यूब में जाएगा, किसी को कष्ट नहीं हो। बट क्या किया जाए? क्या कभी सोचा है जे मेरा वैशिष्ट क्या है? शिक्षा देना कर रहा, मैं वंचित कर रहा हूँ मेरा कर्म से,
मैं ऐसा कुछ करूं जो ऐसे कुछ टेक्निक अपनाऊं जो सरकार इधर आ जाए, आके हमारा सैलरी बढ़ा दे। बट उसके पीछे कैसे होगा? उसके पीछे एक आदर्श चाहिए। जब तक वो आदर्श नहीं है, जे एक शिक्षक चाहेगा तो उसका जो 40 बच्चे हैं उनका पूर्ण करना चाहिए। इतना कुछ कर दे तो उनके पीछे ये भागे। मेरा जो 5th स्टैंडर्ड तक स्कूल टीचर पढ़ा रहा था, अभी जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसको जाके प्रणाम करता है, कुछ हाथ में लेके जाके दे के आता है। बट वो शिक्षक मेरे प्रति नेग्लेक्ट करता। राजा रास्ता में 2 बार जाता तो मैं देखता हूँ ये तो टीचर तो मेरा पढ़ाई लिखाई करने के टाइम में, ये व्यक्ति जो टीचर है वो तो मुझे छोड़ के उसका खुद का स्वार्थ के लिए राजा रास्ता में गया था। अभी मैं बड़ा हो गया, IITian बना, डॉक्टर बना, तो स्कूल को टीचर को देखूंगा तो उनको सम्मान देने के लिए मन नहीं होगा। उसका बलिदान देके उसका इतना कम हो बावजूद मेरे लिए वो सोचा था। अभी एक टीचर आंध्र प्रदेश में, शायद भाईजाग में, उनका जो स्कूल स्टूडेंट थे उनका इतना गरीबी था, अभी आके उसको एक डुप्लेक्स, न्यूज़पेपर में आया था, उसको एक डुप्लेक्स घर बना दे के चले गए। वो टीचर आंदोलन में चला जाता, शिक्षक का सैलरी आंदोलन में। बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत लोग नहीं जाते, सोचते हैं ये मेरा आदर्श बा, इष्ट को क्षुण्ण करेगा, मेरा अंदर क्रोध नहीं आता है। नहीं, मेरा प्राइमरी क्या है? मेरा बच्चे, मेरा स्टूडेंट, उनका शिक्षा में व्याघात घटेगा। ये जो जैसे पंचानंदा के साथ हुआ था, मैं स्टोरी पे कभी होगा तो क्यों, बड़ा स्टोरी है तो मैं बोलूंगा। जो व्यक्ति उस स्ट्राइक में नहीं गया, ये लोग एनालिसिस किए और उसके लिए घर बना दिया। अभी क्या वो व्यक्ति जीवन भर जो भी 6th पे, 7th पे, 8th पे के लिए आंदोलन कर रहा था, कॉन्ट्रेक्चुअल में था, क्या भाईजाग सिटी में घर बना पाता? कर देते भी, बट वो क्या हुआ? सीसी ठाकुर जी बोल रहे तुम आंदोलन करो। ऐसे किसके लिए आंदोलन किया? ना बच्चे के लिए, जो पढ़ाई व्याघात नहीं होगा उसको ऊपर इम्पोर्टेंस दिया। सामूहिक आंदोलन में योगदान नहीं किया। और जो लोग सामूहिक आंदोलन गए थे वो टीचर के प्रति ये लोग सम्मान नहीं दिए और उनको प्रति कुछ किए नहीं। ये शिक्षणीय विषय है। सीसी ठाकुर जी यहाँ पर एक बातें बोल रहे हैं, जे यदि मेरा पिता माता को, मेरा भाई, मेरा परिवेश क्या मेरे प्रति कुछ किए नहीं? जब मैं इष्टभूति करता हूँ, बोलता हूँ मैं तुम्हारा दया से सब कुछ मुझे मिला है, तो मैं क्या आंदोलन डेली डेली नहीं कर रहा हूँ? जे तुम्हारे वजह से पिताजी मैं IITian पढ़ाई नहीं कर पाया, तुम्हारे वजह से वो स्कॉलरशिप भी नहीं मिला। ये आंदोलन जो अंदर से होता है ये कराल रूप लेता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मनुष्य उसमें कॉम्प्लेक्स प्रवृत्तियों को ओवरकम करने का, उसके अंदर करने का वो अर्ज व आकुति नहीं आता है। वो दुर्बलता के विरुद्ध में वो वीकर साइड में रह जाता है। यही श्री ठाकुर जी बोलना चाहते हैं। तो हमारा जीवन में श्री ठाकुर जी आगे जो बोल रहे हैं, जे गरीबी का बातें हुआ, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं एक बड़ा थ्योरी है। हमारा एक बात था, अभाव में स्वभाव नष्ट। हम ये जानते थे, ओडिया में एक प्रोवर्ब है और ये सबको पता है। बट श्री ठाकुर जी आए और अनुसूची फर्स्ट वॉल्यूम जो पढ़ा, उसको एनालिसिस करने के लिए प्रयास किया। ठाकुर जी बोलते हैं स्वभाव में अभाव नष्ट। जिसका स्वभाव जैसा है वो स्वभाव के हिसाब से, गुण के हिसाब से उसका अभाव चला जाता है। हाथ, 2 हाथ नहीं है, भिक्षा मांग रहा है, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ एक गुरु भाई बैठे हैं कल्याण फटा रोड पे, वो व्यक्ति को जो मुझे पैसा मांग रहा है, मैं देखा ट्रैफिक बुला रहे, जल्दी आ जाओ नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। मैं गाड़ी स्टार्ट किया, चला गया और मुझे वो मिरर ग्लास डाउन था, मुझे वो बहुत सारा गाली, जो असभ्य भाषा सुन नहीं पाया, वो गाली दे दिया। मैं ये अनुसूति बानी मैं उनको, वो दादा को बता रहा था, मतलब ये व्यक्ति का अभाव कहाँ पर है? स्वभाव से है। एक से तो पूर्वजन्म कर्म फल से हाथ, 2 हाथ भगवान चला गया उसी के वजह से। फिर भी मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा गाड़ी चल रहा है, मुझे भी गाली दे रहा है क्योंकि मुझे आप उसको अर्थ नहीं दिया। ये जो अभाव स्वभाव रहता है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं लोगों के पहले परिश्रमी बनाना होगा। कैसे परिश्रम बनाएगा? ठाकुर जी 10 दिन पहले हम आलोचना की, माँ को बच्चे लोग
सहायता करना चाहिए। मैं बोलूँगा तुम बच्चे, तुम बेटा, तुम थोड़ा बर्तन धो के तुम्हारा माँ का परिश्रम हल करो, तो बच्चा सुना नहीं। जब तक मैं मेरा माँ के प्रति नहीं किया हूँ तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। मेरा बर्तन मैं खुद धोता हूँ, मेरा टिफिन, कल प्रज्ञा को बोला टिफिन दो, मैं टिफिन भी धो देता हूँ, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में है। हम किस में है? हम गृहस्थ आश्रम में है। तो आश्रम कैसा रहना चाहिए? हम लोग गए थे गोवर्धन पीठ, मेरा पत्नी को लेके, मैं देखा 7-8 साल का बच्चे खुद का कपड़ा तो धोते हैं, गुरु का भी धोते हैं। जब हम खाना आनंद बाजार में जाके उनका खाए तो 8-9 साल का बच्चे खाना दे रहे थे, ऐसा नहीं जो कहीं पे गिर के आके ड्रेस में चला जाएगा, इतना सुनखड़ित। मैं सोचा ये 8-9 साल में इतना सुनखड़ित, मुझे तो 44 एज हो गया है। हमारे जीवन में हम नित्य कर्म को इस हिसाब से करते हैं। मैं जाता हूँ सत्संग, नहीं मेरा पत्नी को नहीं लेके जाऊंगा। मैं सत्संग जाऊंगा, मेरा बेटा को नहीं ले जाऊंगा। तो वो लोग परिश्रम कैसे बनेंगे? मैं जब मेरा जीवन में इष्ट के प्रति केंद्रित तो नहीं कर पाया, मैं कोई नारी है उसका स्वामी को नहीं ला रहा है, कोई पुरुष है उसका पत्नी को नहीं ला रहा है, उसका बेटे को नहीं ला रहा है। श्री ठाकुर जी बोले प्रत्येक मनुष्य परिश्रमी तब होगा जब इष्ट प्राण बनेगा। बिना इष्ट प्राण में परिश्रम बनना मुश्किल है, क्योंकि लव सेंटर नहीं रहेगा, कर्म उत्पादन सेवा करने का बुद्धि नहीं आएगा। एक वाणी अभी मैं देख रहा था, जे श्री ठाकुर जी बोलते हैं प्रेम में आविष्कार, मैं नारी नृत्य का वाणी पढ़ रहा था। ये बोल रहे एकमात्र प्रेम ही अपने प्रेम की जीवन, जस, प्रीति और बुद्धि को उन्नति के पथ पर ले चलते लिए क्या करना होगा आविष्कार कर उसके वास्तव में परिणत कर सकता है। वो ऑलवेज एक इन्वेंटेड माइंड का उसका डिस्कवरी माइंड रहेगा, जे मैं क्या करने से मेरा इष्ट, पिता माता, मेरा भाई, मेरा परिवेश आनंद में रहेगा, खुशी रहेगा, उसी से उसका आविष्कारी बुद्धि आएगा। क्या करने से वो तृप्त रहेंगे। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये कुटीर शिल्प का बात है। ये कुटीर शिल्प की बातें मैं पढ़ रहा था, जब मुझे एक बातें आ रहा है जो सामर्थ्य योग इष्टवृत्ति आर्य मात्रा भी श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। आई थिंक वॉल्यूम 3 में आलोचना प्रसंग में प्रत्येक मनुष्य रोजगार करके उसको इष्ट को परिपूर्ण करेगा। इवन बच्चा, स्त्री से भी सेवा देके रोजगार करेगा। कुटीर शिल्प, सिलाई मशीन प्रत्येक घर पे रहना चाहिए। मुझे याद है यही छोटा सा बुद्धि से मेरा जीवन का नौकरी बच गया था। जे तुम्हारा कुछ भी हालत में, जो अभी पंकज दा वगैरह सब आलोचना कर रहे थे जीवनी बातें, जे कुटीर शिल्पी घर घर में ठाकुर जी बोले थे, जे इष्टभूति का जो अर्घ्य आएगा वो आएगा रोजगार से। 4-5 दिन पहले बोले दादा आप बोलो आहार माफी की इष्टभूति करने के लिए, क्या ये संभव है? मगर हाँ संभव है, क्योंकि मेरा आज एक बेटा है, कल मेरा 2 बेटा होते, क्या मैं इसको खिलाया नहीं होता? क्या पावर पब्लिक स्कूल में 1 लाख रुपया ट्यूशन फीस नहीं देता? बोलता नहीं मेरा सेकंड चाइल्ड है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तो मेरा ठाकुर जी को मैं फर्स्ट चाइल्ड क्यों? तो ठाकुर जी बोलते तो मुझे परिवार का सदस्य, तो क्या मैं ठाकुर जी को मेरा पिता नहीं सोच सकता? मेरा बचपन से पिता नहीं, मेरा पिता जब भी जीवित होते 4th स्टैंडर्ड से मेरा पिता चले गए, क्या मैं इनको खाने के लिए नहीं देता? तो खाने का खर्चा क्या आता है? 300 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया तो आता है आज के डेट में। क्या ये एंगल में मैं सोच पाया हूं? ना मेरा रोजगार नहीं रहेगा, मैं बोला मेरा रोजगार नहीं रहेगा, क्या मैं पिता का खाना बंद कर सकता हूं? सहज सरल होना पाए। हम लोग सब कपटी बन चुके, छाड़ा रे मने कपट चातुरी बोलते हैं और आलोचना करते हैं, बट अप्लाइड नॉलेज नहीं है। तो वहीं से आया, जैसे मैं विकास भाई को बोला था तुम ज्वाइन करो, तुम मुझे इंस्पायर किए थे आहार माफी की इष्टभूति करने के लिए। मनोरंजन भाई मुझे इंस्पायर किए थे आहार माफी की इष्टभूति करने के लिए। एक वाणी को वास्तविक जीवन में करना है, नहीं हो पाएगा। आज तो हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बुद्धि आ रहा है जे मैं इष्ट को परिपूर्ण करने के लिए और रोजगार करूं। जो मणिलाल चक्रवर्ती दा बोले थे दादा, मुझे ठाकुर जी को बोले थे 5 रुपया इस सस्ते इष्टभूति से मुक्त कर दीजिए, हमारा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका इक्विवेलेंट मटेरियल वैल्यू इज 500 रुपीज आज का डेट में। ठाकुर जी बोलते 1941 आई थिंक 1941 में हम पढ़े थे ना, आलोचना कर रहे थे। 1941 में बोल रहे थे आर्य मात्र में 5 रुपया इष्टभूति करना चाहिए, डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए, बट मटेरियल परचेजिंग पावर में करोगे तो 600 रुपया से कम नहीं होगा 2026 में। ठाकुर जी बोले जो प्रत्येक मनुष्य रोजगार में होगा,
घर घर एक कुटीर शिल्प बनेगा, किचन गार्डन बनेगा। कृषक होके मैं जब आमदनी होता था, मेरा जितना सहपाठी थे, बहुत लोग को शर्म आता था वो लेके मार्केट में बेचने के लिए। मैं काफी दिन बेचा वेजिटेबल राजस्थान में। जब मैं बेचा, अभी एक क्राइसिस आया था, सबको पता है, जब जियो का लॉन्च हुआ था, दैट टाइम में वॉइस कॉल फ्री हो गया, करीबन 12 ऑपरेटर से 6 ऑपरेटर बंद हो गए। ओनली वोडाफोन, एयरटेल, BSNL तो गवर्नमेंट कंपनी है, बाकी सब बंद हो गए। एयरसेल, आरकॉम, टाटा डोकॉम सब कंपनी बंद हुआ। टेलीनर से लेके MTS लेके कितना बड़े बड़े कंपनी बंद हो गए। इवन वोडाफोन जो वर्ल्ड में इतना नंबर हो गया, वो भी आइडिया के साथ मर्ज करना पड़ा। सस्टेनेबिलिटी नहीं रहा, उसमें लाखों 2 लाख लोग का नौकरी गया था। ठाकुर जी बोलते इफ यू मैंने स्तुति करते हो, यू स्टैंड लाइक से टावर, बाकी सब उड़ जाएंगे। अनुभव नहीं हो रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था बातें को। वो जो खड़ा होकर धूप में बेच रहा था वेजिटेबल, कोई बिना शर्म करके, वो तो शर्म चला गया था बचपन से, क्योंकि मैं कृषक का बेटा हूँ। और ऑलवेज बोलता था स्पीच में, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला फाइनेंस से ये करने के लिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये श्री ठाकुर जी बोलते हैं ना, जे गृहस्थ जीवन एक बात अच्छी तरह से स्थापित करने होंगे, जहां तक ये संभव हो समय अवसर भूमि। ठाकुर जी बोलते हैं कभी ये समय अवसर भूमि को कभी गंवाना नहीं है। अवसर आया जे सेल्स में काम करने के लिए, मार्केटिंग में काम करने के लिए, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव पर गौरव भाई के थ्रू निवेदन किया। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव बोले जो चीज मिलेगा ऑप्ट करना है। ये सिंगल लाइन बोले, जो चीज तुमको मिल रहा है तुम उसको ऑप्ट करना है, क्योंकि तुम परम पिता का संतान हो। अवसर, अपॉर्चुनिटी। उस दिन मैं सोचता जो मुझे 10 लोग देखेंगे जो शशिकांत दास को देखे हैं, जो इतना बड़ा ऑफिसर है, ये है, मेरा शर्म आएगा। सब लोग देखेंगे ये सिम बेच रहा है मार्केट में जाके खड़ा होके धूप में। कोई नहीं था शर्म, क्योंकि प्रभु का आदेश है। और मेरा भी कोई ये लज्जा में त्याग कर चुका था। बहुत लोग ऑप्ट नहीं किए। मेरा टीम में करीबन 13 लोग थे। अकेला व्यक्ति मेरा नौकरी बचा। 12 लोग को 2 साल तक नौकरी नहीं, उसमें 4 व्यक्ति अभी भी नौकरी नहीं मिला। मैं 2016 का बात कर रहा हूँ। नौकरी करना बहुत बड़ी बात नहीं, ठाकुर जी चाहते थे बिजनेस करने के लिए, बट ठीक है, बचा लिए। किसके वजह से? केवल जो जीवन में इष्ट रहेंगे तो आप बचा सकते हो खुद को, नहीं तो आपको तो खुद का शर्म आपको ही डुबा देगा। श्री ठाकुर जी के पास जब अतुल दा बोल रहे हैं जे ये हमारा अभी जो बातें डीजी हो चुका है, जो परिवेश में ये सब हो रहा है, ठाकुर जी बोलता है नहीं ऐसा मत कहो, इसमें मेरा मन दुखी हो जाता है। मेरा रूट कॉज क्या है? मेरा अंदर जे मैं ठाकुर जी का संतान हूँ, जे मेरा बेटा 12 साल हुआ तो बोलता हूँ दीक्षा शिक्षा विवाह आलोचना करता हूँ ऑनलाइन फोरम में, बट मेरा बेटा को दीक्षा के साथ सोचते देने के लिए कभी सोचा नहीं। मैं वातावरण के द्वारा चल रहा हूँ, ठाकुर जी बोलता हूँ, बट मेरा रूट कॉज, मेरा रूट कहाँ से आया है? मैं कल मेरा समय हो चुका है, मेरा बेटा को मैं वही बोल रहा था। मेरा पिताजी का नाम लिया, फिर उनका पिताजी का राम वामादेव दास लिया, फिर मैं बोला श्री जगन्नाथ दास, फिर बोला श्री शिवराम दास, फिर बोला श्री हमारा नागेश्वर देव करके प्रणाम कर रहा था। मेरे बेटा को बोला था 5वीं पीढ़ी तक मैं प्रणाम करता हूँ, तू भी तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, 6th तक तुम प्रणाम कर सकते हो। जितना गुण था मेरा पूर्व पुरुष के पास, वो गुण हमको पुरुषोत्तम को पकड़ने से जो जीवन में हो चुका है। दीक्षा सुस्तन एक ही साथ दिया। विवाह अभी भाई का बेटा हो रहा, विवाह में जो करणीय ठाकुर जी बोले ढूंढ के वाणी अप्लाइड कर रहे हैं, ढूंढ के। इष्टवती बारी में जो वाणी, सुस्तनी के जो वाणी ढूंढ के अप्लाई किसके ऊपर? मेरे ऊपर जो नहीं करता, मेरा बिलीव नहीं होता, नहीं ये सचमुच तो ये ठीक है। ठाकुर जी बोलते हैं मुझे ऐसे बोलने से बहुत दुख होता है। आप जग जाओ, आप करते रहो, देखो ये परिवेश आपको ऑटोमेटिकली पोषण व नर्चर करेगा। जब तक मैं खुद नहीं करूं, मैं बोलता हूं मैं अच्छा करता हूं, मेरा बीबी नहीं करता, मतलब वो आप किए नहीं स्टार्ट, इसलिए आपका बीबी प्रेरणा नहीं मिल रहा है कि बीबी कर रहा है, हस्बैंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब बीबी ठीक से कर नहीं रहा। 10 साल करूंगा ना, बेटा शंख ध्वनि की तरह वहां पर दौड़ के आके करेगा। हर दिन देखेगा पिताजी नहा धो के प्रार्थना करते हैं। एक दिन बीमार नहीं पड़े 5 साल में, गौरव के साथ बोलेगा मेरा पिताजी 5 साल में टैबलेट नहीं लिए।
किसके वजह से हुआ? सोचते नहीं दीक्षा पालन करने से। श्री ठाकुर जी बोलते ऐसे मत बोलो मुझे, ये वातावरण खराब हो चुका है, हमारा रूट ठीक है, वातावरण खराब हो चुका है, हमारा रूट जो है वो रूट के ऊपर बिलीव करो। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सदस्य सीधा अभी वैल्यू एडिशन कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा बातें बोले हैं दादा ने। आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा माँ को जन आनंदित। जय गुरु।